हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं यूपी पीसीएस, आरओ यारो तथा अन्य जो भी आपके स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पर्यावरण। आज है लेक्चर 3 पर्यावरण का। यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहला घटना चक्र से ही रिलेटेड सभी टॉपिक्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपने पर्यावरण की बुक देखी होगी घटना चक्र की, तो जो उसमें पहला टॉपिक है वो है पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसी में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे पर्यावरण क्या होता है, एसडीजी गोल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, चक्र के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे कार्बन और जल चक्र, साथ ही वायुमंडल के बारे में, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में, अर्थ समिट और रियो समिट, ये सभी जो समिट है और जो चीज़ें होती है, जैसे कि कोई सम्मेलन होता है या फिर कोई इंटरनेशनल बॉडी बनाई जाती है जो पर्यावरण से संबंधित हो, इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर लेक्चर बना के रखा हुआ है। मतलब ये एक ही लेक्चर में हम लोग सारी जो चीज़ें हैं इससे रिलेटेड कवर कर लेंगे। ठीक है, जितने भी प्रोटोकॉल हुए हैं या कोई समझौता हुआ है वो सब हम लोग देखेंगे। फिर आता है एजेंडा 21, रियो +20, संगठन और संस्थाएं। ठीक है, ये सभी हम लोग एक लेक्चर में देखने वाले हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो जितने भी अधिनियम होंगे इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूँगी, और कुछ और मिसलेनियस टॉपिक। फिर आता है पारिस्थितिकी, जिसमें हम लोग इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके घटक क्या होते हैं, तंत्र क्या होता है, खाद्य श्रृंखला, जाल, ऊर्जा का प्रवाह, पोषण स्तर और पिरामिड। यहाँ पे जैविक आवर्धन, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। जैविक अनुक्रमण आता है, ये आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या चीज़ होती है, जैविक अनुक्रमण कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है परिस्थिति के कुछ आंदोलन हुए, जैसे कि चिपको मूवमेंट हुआ था, ये सभी आंदोलन के बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता कहते हैं इसको। इसके संरक्षण से संबंधित इन सीटू एक्स सीटू संरक्षण से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, रामसर साइट के बारे में जानेंगे, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सभी जो एक्ट हैं, प्रोटोकॉल हैं, या फिर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जाता है, प्रोजेक्ट हाथी चलाया जाता है, या फिर कुछ और भी इस तरह से टर्टल से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट हैं, वो भी सब हम लोग देखेंगे। फिर आता है क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, जलवायु परिवर्तन और हरित गृह प्रभाव जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ेंगे। एक इंटरनेशनल बॉडी है यूएन की, FCCC, इसके बारे में जानेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, और हमारे जो भारत सरकार के जो भी एक्शन लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, इसी में हम लोग, जैसे कि हमने हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस पढ़ा, उसी तरह से हम लोग ओजोन परत ओजोन लेयर डिप्लीशन भी देखेंगे। साथ ही ISFR की जो भी रीसेंट रिपोर्ट होगी वो देखेंगे, और कुछ गवर्नमेंट मेजर्स जो वनों के लिए लिए गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वैकल्पिक ऊर्जा पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि नवीनकरणीय और अनवीनकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, और साथ ही प्रदूषण एक बहुत बड़ा टॉपिक है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम लोग, क्या प्रदूषक क्या होता है, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, और क्या क्या सरकार द्वारा एक्शन लिए गए हैं उनके बारे में, ये सभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है एक इन्वायरमेंट का पूरा लेक्चर का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया है। और इसमें अभी तक हमने जो चीज़ें कवर की है वो ज़्यादातर इकोलॉजी से संबंधित है, यानी कि पारिस्थितिकी से संबंधित है। ठीक है, ठीक है, तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो भी मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उसमें से मैंने कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो हैं वो सेलेक्ट किए हैं घटना चक्र से। देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला प्रश्न है, दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, जो ट्रांजिशन एरिया होता है दो इकोसिस्टम के बीच का, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, या फिर कम्युनिटी के बीच का, समुदायों के बीच का, उसको कहते हैं इकोटोन। ठीक है, ये है इकोटोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इकोटोन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी, इसमें आपको कुछ इंग्लिश के टर्म्स जो हैं वो ज़रूर से आने चाहिए कि इकोटोन क्या होता है, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी हिंदी ना देकर इंग्लिश के टर्म पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो मैंग्रोव्स जो होते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनकी प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है। उसके बाद आता है घास का स्थल, फिर झीलें आती हैं,
और लास्ट में आता है महासागर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न अगर आपने पढ़ा है तभी आप लोग लगा सकते हैं, वरना ये हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि जो महासागर है वो तो इतना ज़्यादा है तो इसकी उत्पादकता हो सकता है ज़्यादा होती हो, बट यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है मैंग्रोव्स, और फिर उसके बाद घास का स्थल आता है, फिर झील आती है और फिर आता है महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोक्लाइमेक्स, जिसको एकल चरण कहते हैं, इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पे इसको याद कर लीजिए आप लोग, F.E. क्लेमेंट्स नाम है जिन्होंने मोनोक्लाइमेक्स का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक क्षेत्र के एक समुदाय उच्चतम स्तर पर विकसित समुदाय होता है। ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो अन्य समुदाय जो होते हैं वो उसी के, मतलब एक डोमिनेंट होता है और अन्य समुदाय जो होते हैं वो उसके अंडर आते हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत है मोनोक्लाइमेक्स का सिद्धांत जो है ये F.E. क्लेमेंट्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी नीशे। ठीक है, आला जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इकोलॉजिकल नीशे जो है इसकी संकल्पना किसने दी थी? तो इसकी संकल्पना जो है वो ग्रिनेल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, नीशे जो है शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो जोसेफ ग्रिनेल के द्वारा दिया गया था और ये वर्ष 1917 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास माइक्रो हैबिटेट कहा था। ठीक है, यहाँ पे नीशे के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में देखा है। आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल से। एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ नाइट्रोजन साइकिल होती क्या है। तो जैसे कि कोई भी चक्र जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि कहीं से शुरुआत होती है, एक जगह से शुरुआत होती है। हमेशा हम लोग वातावरण से शुरुआत कर सकते हैं या फिर किसी एक पेड़ से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे एक कोई पेड़ है, अभी इस पेड़ के द्वारा और इस पेड़, मतलब इस पेड़ के द्वारा कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड लिए जाएंगे और साथ ही इस पेड़ के द्वारा कुछ नाइट्रोजन के कंपाउंड दिए जाएंगे। फिर ये एटमॉस्फेयर में मिक्स होगा और वापस से ये चक्र चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरा एक सीक्वेंस होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे एक पेड़ है जिसको किसी एनिमल के द्वारा खाया गया, किसी जानवर के द्वारा खाया गया, तो फिर क्या होगा कि जानवर जब मर जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NH4+। फिर इसके बाद ये कुछ और ऐसे केमिकल प्रोसेस होंगे और ये नाइट्रोजन कंपाउंड में नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में एक आयन बन जाएगा NO2-। फिर उसके बाद ये NO3-, मतलब अलग अलग कंपाउंड्स में इसका फॉर्मेशन होगा और उसके बाद फिर ये नाइट्रोजन के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रोसेस में अमोनिया भी बनता है, कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं और अमोनियम आयन भी बनता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर वापस से ये प्लांट्स के द्वारा हमने कुछ पढ़ा है कि कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जिसमें कुछ ऐसा प्रोसेस होता है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनके रूट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के माध्यम से भी जो प्लांट होते हैं वो मिट्टी से या फिर एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन है उनको कैच कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बड़ा फैक्टर है बिजली का कड़कना। जब भी लाइटनिंग होती है या बिजली का कड़कना होता है उस टाइम पे जो नाइट्रोजन के आयंस हैं वो भी एमिट होते हैं। तो इस तरह से भी जो हमारा सिस्टम है, पूरी एक साइकिल है, उसमें नाइट्रोजन का जो आना है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और यहाँ पे लाइटनिंग से भी हो सकता है, ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, और वो हर जगह पे जहाँ पे नाइट्रिफिकेशन होता है ये सभी एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी नाइट्रोजन साइकिल। इसमें प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन को, जो वातावरण की नाइट्रोजन है, फ्री नाइट्रोजन है, उसको चेंज करते हैं, कुछ इस फॉर्म में बदल देते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो उसको आराम से इजीली कैप्चर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ नाइट्रोजन जो है वो फ्री स्टेट में, मतलब डायरेक्ट फ्री स्टेट में नाइट्रोजन नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए नाइट्रोजन की फिक्सेशन की ज़रूरत होती है और कुछ बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। कुछ बैक्टीरिया का नाम जैसे कि, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया एज़ोटोबैक्टर, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं, और क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, ये दोनों ही नाम याद रखिए। ये बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को
के फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके बाद आता है कुछ नीले हरे शैवाल हैं जिसको ब्लू ग्रीन अलगी कहा जाता है। इसमें आते हैं एनाबेना और स्पिरुलिना। ठीक है, ये जो स्पिरुलिना है ये एज ए सुपर फूड भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब भी अगर नासा के द्वारा स्पेस में भेजा जाता है लोगों को, तो जो खाने के लिए दिया जाता है वो कुछ इसी तरह का सुपर फूड दिया जाता है उनको, जो कि ज़्यादा समय तक उनको एनर्जी प्रदान कर सके और कम स्टोरेज में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरुलिना जो है वो एक ब्लू ग्रीन अलगी है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो अजोटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रीडियम, एनाबेना और स्पिरुलिना, ये सभी नाम जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है वायुमंडल या फिर एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ गैस हैं और उसके कुछ प्रतिशत दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 78.08% है, प्रतिशत है। ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है, जिसको कभी कभी 21% भी ले लिया जाता है। ठीक है, और इसको 78% ले लिया जाता है। ठीक है, अब जो मेन कॉम्पोजिशन है वो तो इन्हीं दोनों से पूरी हो गई, 78% और 21%। इसके बाद आता है आर्गन। ध्यान दीजिएगा, आर्गन गैस जो है वो इसके बाद आती है, ऑर्गन। ठीक है, वो है 0.93%, 0.93%। इसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.036% है। फिर नियॉन आता है, नियॉन गैस आती है 0.002%। फिर हीलियम गैस आती है 0.0005%। ठीक है, फिर क्रिप्टॉन, हीलियम गैस, फिर क्रिप्टॉन गैस आती है 0.01%। फिर जिनॉन आती है, काफ़ी कम है। और फिर हाइड्रोजन आती है, वो भी काफ़ी कम प्रतिशत में है। ठीक है, तो ये सभी जो है ये वायुमंडल का किस तरह से कॉम्पोजिशन होता है इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, एटलीस्ट ये सभी जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जो है वो प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम है और इस पर क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। बट आर्गन से संबंधित, कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित जो है प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए इनका परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन, जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी उत्तराधिकार या फिर अनुक्रमण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक समुदाय का दूसरे समुदाय के द्वारा अनुक्रमण कर लिया जाता है, ऐसा इसलिए होता है, कारण जो होता है वो होने का वो होता है पर्यावरण में परिवर्तन। ठीक है, तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप जो होता है वो एक कम्युनिटी जो होती है वो विलुप्त हो जाती है और उसके स्थान पे दूसरी कम्युनिटी जो है वो आ जाती है। इसको हम लोग समझ सकते हैं कि यदि कोई वन है, वन में वृक्ष हैं बहुत सारे और इसमें आग लग जाती है। ठीक है, आग लगने के कारण सभी जो वन के जो जीव हैं वो, और साथ ही जो पेड़ पौधे हैं, इकोलॉजी है यहाँ की, उनको नुकसान होता है। ठीक है, तो लॉस की स्थिति हो जाती है, ये सभी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कुछ समय के बाद ये जो भूमि है इसमें कुछ और अन्य वैरायटी के स्पीशीज़ के घास जो होंगे, श्रब्स होंगे या फिर ग्रासेस होंगी, वो पैदा होंगी। तो अब जो श्रब्स और ग्रास पैदा होगी इस जगह पे, वो कुछ अलग किस्म की होगी। ठीक है, वो जो होगी उनकी वैरायटी और ये जो सबसे पहले एग्जिस्ट करती थी, इनकी वैरायटी में फ़र्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक समुदाय जो है वो विलुप्त हो गया है किसी कारण से। किस कारण से? पर्यावरण के परिवर्तन के कारण से, और दूसरे समुदाय ने उसके द्वारा अनुक्रमण कर लिया है। इस पे भी कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। वो जो प्रश्न हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी, कि उसके माध्यम से भी मैं आपको एक बताने की कोशिश करूंगी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है, ये जो अनुक्रमण होता है, इसका एक सीक्वेंस होता है। वो जो सीक्वेंस है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताऊँगी। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो जल में जो भी इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है जल में, वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है और खारे जल का तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो होता है, वहाँ पे जो सॉल्ट का कंटेंट होता है, ठीक है, जो नमक का कंटेंट होता है, पहले तो इसको नापने का जो यूनिट है वो याद रखिए, पार्ट्स पर 1000। तो पीपीटी की बात कर रहे हैं हम लोग, पीपीटी। तो हर प्रति 1000 अगर देखा जाए कि कुछ 1000 यूनिट हमने पानी का लिया है और उस पर 1000 लीटर में अगर हमें 0% सॉल्ट मिल रहा है, तो मतलब वो एक फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है और स्वच्छ जल कहा जाता है जिसको। और यदि
5 और 35 के बीच में मिल रहा है तो उसको ब्रैकिश वाटर यानी कि खारा जल कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समुद्री जल होता है वो ज़्यादातर खारा होता है। अभी उसके बाद ये जो स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है लेंटिक, हिंदी में भी इसको लेंटिक कहते हैं, और एक होता है लोटिक। ठीक है, इस पे भी पिछले वर्ष यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था कि लोटिक और लेंटिक में क्या फ़र्क होता है। इस तरह से एक क्वेश्चन था कि लेंटिक के बारे में पूछा गया था कि क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे लेंटिक जो है वो स्थिर जल को कहा जाता है, जैसे कि कोई तालाब हुआ या झील हुई, पॉन्ड या लेक, ये क्या होता है, लेंटिक का एग्जाम्पल है। लोटिक क्या होता है, बहता हुआ जल होता है। ठीक है, जैसे कि झरना, नदी, ये क्या है, बहता हुआ जल है। तो यहाँ पे लेंटिक और लोटिक क्या है इसको भी आपको पता होना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जलीय जीव की बात करते हैं तो कुछ प्रकार के जलीय जीव होते हैं जिसको हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला है न्यूस्टन। ठीक है, तो न्यूस्टन जो है यहाँ पे तैरने वाले जो जीव या पौधे होते हैं जो कि पानी के सबसे ऊपर वाले परत में होते हैं। ठीक है, पानी के ऊपर की परत में आपने देखा होगा कि कुछ जीव जो होते हैं, छोटे जीव, वो तैर रहे होते हैं, उसको कहते हैं न्यूस्टन। ठीक है, न्यूस्टन। दूसरा होता है प्लैंकटन। प्लैंकटन जो होता है वो एक तरह का जीव होता है जो कि पानी में पाया जाता है। तो प्लैंकटन में 2 तरह के होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंकटन और एक होता है जूप्लैंकटन। ठीक है, तो फाइटोप्लैंकटन में कुछ पौधे आते हैं, जैसे कि एल्गी आती है, शैवाल आती है, ये सभी जो हैं ये फाइटोप्लैंकटन होते हैं। और जूप्लैंकटन में प्रोटोजोआ आता है, क्रस्टेशियन आते हैं, तरंग या नदी के स्ट्रीम के फ्लो के साथ बहते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कभी कभी जब नदी की लहर आती है तो उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, वो भी चले आते हैं। तो वो जो छोटे जीव होते हैं जिसको हम लोग देखा होगा आपने कि सी फूड की तरह भी उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो छोटे जीव हैं, जैसे छोटे केकड़े हुए या फिर स्नेल हुआ, तो ये क्या होते हैं, जू प्लैंकटन में आते हैं। फिर आता है पेरीफाइटन। पेरीफाइटन तो ये पानी के भीतर किसी चट्टान से जुड़े हुए जो जीव होते हैं उनको पेरीफाइटन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्टन। नेक्टन क्या होता है कि वो जो मछलियाँ होती हैं या फिर बड़ी मछलियाँ या छोटी मछलियाँ जो तैरने की शक्ति जिनके पास होती है, ठीक है, जो पानी की विपरीत दिशा में भी चल सकती हैं। अभी तक जितना हमने पढ़ा तो एक तो था कि ये तैर रहे हैं पानी की सतह पे, एक ये जो प्लैंकटन है ये जिस तरफ पानी जा रहा है उस तरफ ही चले जा रहे हैं। पेरीफाइटन जो है ये पानी की सतह पर नहीं होके सबसे नीचे की जो सतह है उस पे हैं। तो यहाँ पे ये चट्टान से जुड़े हुए हैं, इसको पेरीफाइटन कह रहे हैं। और नेक्टॉन जो होते हैं वो पानी के फ्लो के साथ भी जा सकते हैं और पानी के विपरीत दिशा में भी तैर सकते हैं, कि तैरने वाले जीव होते हैं, जैसे कि मछलियाँ हुई, छोटी मछलियाँ या फिर बड़ी मछलियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मछली जो होती है वो नेक्टन का एग्जाम्पल है। फिर आता है बेंथोस। ठीक है, बेंथोस। बेंथोस जो होते हैं वो पानी के सबसे निचली स्तर पर रहने वाले जीव होते हैं, जैसे कि कोरल सी या फिर अर्चिन। ठीक है, तो यहाँ पे कोरल सी अर्चिन जो है वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेंथोस का। यहाँ पे ये सबसे नीचे के स्तर पे रहने वाले जो जीव होते हैं उनको बेंथोस कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, वो एक निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो बेंथोस हैं वो यहीं पे पाए जाते हैं, अप्रकाशित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पे जो बेंथोस हैं वो नहीं पाए जाते हैं, वो निचले सतह पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो जलीय जीव हैं इनकी उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारक है वो है सूर्य का प्रकाश। तो नदी का जो पूरा सिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम है, वो 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। एक वो एरिया होता है जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, इसको फोटिक जोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोटिक जोन होता है ये, यहाँ पे प्रकाश जो है वो पहुँचता है। एक होता है एफोटिक जोन जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी जीव रहते हैं
जो फोटिक जोन होता है, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश पहुँचता है, वहाँ पे जो भी जीव होते हैं या फिर पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं ऐसे प्लांट्स, और साथ ही श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्रियाएं होती हैं, रेस्पिरेशन भी होता है और साथ ही फोटोसिंथेसिस भी होता है। बट अगर हम एफोटिक जोन की बात करें, जहाँ सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँच रहा है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, वहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेशन का प्रोसेस यानी कि श्वसन की क्रिया होती है। ठीक है, अभी ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्वसन की क्रिया, मात्र श्वसन की क्रिया जो होती है वो कौन से लेयर में होती है। ठीक है, तो एफोटिक जोन में होती है। उसके बाद जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, घुली हुई ऑक्सीजन, उसका एवरेज कंसंट्रेशन जो होता है वो 0.01% होता है नीचे की सतह पर। ठीक है, 0.01%। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जलीय जीव की उत्पादकता का। ठीक है, ये उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसमें पहला होता है सूर्य की किरण या सूर्य का प्रकाश, फिर होता है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और उसके बाद आता है तापमान। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है यूट्रोफिकेशन, जिसको सुपोषण कहते हैं। यूट्रोफिकेशन ये नेक्स्ट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उससे पहले एक प्रोसेस मैं आपको बता देती हूँ, एजिंग ऑफ सी किसको कहते हैं, कि झील का उम्र बढ़ना। उम्र बढ़ना किसको कहते हैं, तो एक समय के बाद क्या होता है, अगर कोई झील जो होती है वो अपने नए उम्र में होती है, उसका ग्रोथ जो होता है वो नया नया होता है, तो उस टाइम पे जो भी उसमें जलीय जीव होते हैं या फिर उसके ऊपर के जो ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं वो कम होते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो कम होता है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो जमाव है मिनरल का और साथ ही जो ऑर्गेनिक मैटर हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ हैं, इनका जो जमाव है वो बढ़ता जाता है। तो झील की जो उम्र बढ़ती है वो इन्हीं कारण से बढ़ती है कि मिनरल्स उसमें बढ़ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और इस तरह से ये एक सिचुएशन ऐसी आती है कि इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि एक ऊपर एक पूरी लेयर बन जाती है। ठीक है, तो ये जो लेयर बनती है इसके कारण से ही झील की उम्र बढ़ती जाती है, और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या फिर एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो उसमें पाए जाते हैं वो भी एक वक्त पे ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मिनरल या फिर ऑर्गेनिक मैटर है ये आ कहाँ से रहे हैं, तो जो भी आसपास की नहर हैं या नदियाँ हैं या खेत हैं, इनमें से जो केमिकल्स होते हैं वो बहते हुए आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि खेतों में अक्सर कुछ फर्टिलाइज़र यूज़ किए जाते हैं, यूरिया यूज़ किया जाता है जिसमें नाइट्रोजन होता है, एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम खाद की तरह यूज़ किए जाते हैं। तो यदि ये ऊंचे स्थान पे होते हैं तो क्या होता है कि पानी के साथ बहते बहते, वर्षा का पानी या फिर कोई भी नहर नाला, वो बहता बहता किसी पानी में आ जाता है। तो पानी में क्या होते हैं, यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, और पानी को क्या करते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ये हरा हरा करके पूरी तरफ से, चारों तरफ से क्या हो जाता है, यहाँ पे इसकी सतह पर कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जलकुंभी जो होती है वो पूरे पानी की सतह पर फैल जाती है। उससे क्या होता है कि जो नीचे के जो जीव जंतु हैं वहाँ तक प्रकाश नहीं पहुँचता है, प्रकाश भी नहीं पहुँचता है, और साथ ही जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो भी कम होता जाता है, और इस तरह से जो नीचे के जीव हैं उनकी मृत्यु होती जाती है। तो ये क्या होता है, जलीय जीव जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं और नीचे के जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुँचाते हैं। ऐसे में क्या स्टेप किए जाते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लेवल होता है इसको बनाए रखना चाहिए, जो ये बीओडी लेवल है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो किसी भी जो लेक की या फिर जहाँ पे भी ये न्यूट्रिएंट्स वाला पानी होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो बनाए रखना चाहिए। इस तरह से ऑक्सीजन का लेवल अगर बना रहेगा तो यहाँ पे यूट्रोफिकेशन या फिर सुपोषण जैसा प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर या फिर न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो ज़्यादातर बह के आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो कारण है इसका वो है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए जितने भी क्रियाएं की जा सकती हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग करते हैं या फिर फर्टिलाइज़र्स को यूज़ नहीं करते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी कीटनाशक यूज़ किए जाते हैं, इनकी जगह पे अगर ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ की जाती हैं तो केमिकल्स का जो फॉर्मेशन होता है, जो केमिकल इकट्ठा हो रहे होते हैं, उनका जो इकट्ठा होना है वो ख़त्म हो जाएगा।
यूट्रोफिकेशन जैसा प्रोसेस जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे BOD का लेवल जो होता है वो धीरे धीरे घटता जाता है यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस में, और ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। फिर वहाँ पे मृत्यु होने लगती है जो भी जलीय जीव रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसी का एक प्रोसेस है एल्गल ब्लूम, जिसको कहते हैं शैवाल का प्रस्फुटन, ठीक है। तो ये भी यूट्रोफिकेशन जब आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब सुपोषण बढ़ता जाता है और NPK के प्रभाव से अलगी में वृद्धि होती है और बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है कि पूरा जो पानी का सरफेस होता है उसमें पूरी तरह से सिर्फ एल्गी या फिर शैवाल ही दिखाई देता है, उसको शैवाल प्रस्फुटन या फिर एल्गल ब्लूम कहते हैं। इससे जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसका डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ शब्द हैं और किसके द्वारा दिए गए हैं। तो अभी मैंने प्रश्न के माध्यम से आपको बताया था इकोलॉजिकल नीशे शब्द जो है वो ग्रेनेल्स के द्वारा दिया गया है। इकोलॉजिकल पिरामिड जो है वो चार्ल्स एल्टन के द्वारा दिया गया है। चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। नीश का जो कंसेप्ट है वो ग्रेनेल्स द्वारा दिया गया है। इसके बाद आता है हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट जो है वो WNM एडमन ने दिया है, ठीक है। यहाँ पे हरित विकास शब्द भी देख सकते हैं। फिर पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इकोसिस्टम, ये टांसले के द्वारा ये शब्द दिया गया है। फिर है पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, ये शब्द जो है वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया है। इकोलॉजी जो है वो हैकल के द्वारा दी गई है और इकोसिस्टम जो है वो टांसले के द्वारा दिया गया है। फिर जैव विविधता की बात करते हैं तो ये जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जिसको कहते हैं, ये दासमैन के द्वारा दिया गया है ये शब्द। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट जो शब्द है, हॉटस्पॉट मतलब वो एरिया जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो होती है, जैव की विविधता जो होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ऐसे जगहों को हॉटस्पॉट कहते हैं। जैसे कि वेस्टर्न घाट्स जो है हमारा, पश्चिमी घाट, वो क्या है एक हॉटस्पॉट में आते हैं क्योंकि उसमें कई वैरायटी पाई जाती है वहाँ पे। ये नॉर्मन मायर्स के द्वारा दिया गया था, ठीक है, नॉर्मन मायर्स के द्वारा ये शब्द दिया गया था 1988 में। इसके बाद कुछ हम लोग UN के द्वारा कुछ सस्टेनेबल गोल्स दिए गए हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 SDG गोल्स हैं, टोटल 17 हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कंसेप्ट दिया गया है इस पे भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो भी मैं आप लोगों के लिए इस लेक्चर में लेके आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल गोल्स देख सकते हैं हम लोग, 17 गोल्स दिए गए हैं UN के द्वारा। यहाँ पे 2016 में ये जो कंसेप्ट है ये विकसित किया गया था 16 में, और इंडिया में भी ये 2016 1 जनवरी 2016 में अडॉप्ट किया गया था, और 2030 तक ये लक्ष्य पाने का, ये टारगेट्स जो हैं वो अचीव करने का लक्ष्य बनाया गया है 2030 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला लक्ष्य है इसको सीक्वेंस में ही याद करिएगा क्योंकि सीक्वेंस भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि 7th SDG गोल कौन सा है या फिर 12th SDG गोल कौन सा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ज़रूर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है गरीबी नहीं, मतलब गरीबी को हटाना है। नो पॉवर्टी जो है वो हमारा पहला SDG गोल है। उसके बाद आता है भूखमरी, तो सबसे पहले भूखमरी, गरीबी हटाएंगे, दूसरी भूखमरी हटाएंगे, ज़ीरो हंगर। और जब गरीबी और भूखमरी दोनों ही हट चुकी है तो उसके बाद एक अच्छा स्वास्थ्य के प्रति हम लोग गोल बनाएंगे, यानी नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा वो है गुड हेल्थ। उसके बाद आता है स्वास्थ्य भी अच्छा है तो उसके बाद आता है क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की जो भी क्वालिटी है उसको बढ़ाया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन जब प्रोवाइड कर दिया है तो जेंडर की इक्वालिटी की भी बात कर ली जाए तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी जो है वो 5वां हमारा SDG गोल है। छठा जो हमारा SDG गोल है वो है स्वच्छ पानी, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए। 6th पे आता है स्वच्छ पानी, क्लीन वाटर की बात करता है। 7 जो है वो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की बात करता है। 7 जो है वो अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है। और 8th है हमारा डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है SDG 8। 9 जो है वो इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th जो है वो रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करता है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात करता है। और हमारा जो 11th SDG गोल है वो सस्टेनेबिलिटी, शहर और कम्युनिटी की सस्टेनेबिलिटी की बात करता है, ठीक है।
यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है। 11th SDG गोल। जो 12th SDG गोल है वो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन और प्रोडक्शन की बात कर रहा है। 13th SDG जो है वो क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहा है, क्लाइमेट एक्शन। 14th में पानी के भीतर के जीवन की बात हो रही है, लाइफ अंडर वाटर। 15th SDG जो है वो धरती के ऊपर के जीवन की बात हो रही है, लाइफ ऑन लैंड की बात कर रहे हैं। 16वां जो SDG है वो शांति और शांति से संबंधित इंस्टीट्यूशन की बात करता है, यहाँ पे पीस की बात हो रही है। 17th जो SDG गोल है उसमें पार्टनरशिप और गोल्स से संबंधित जो है, पार्टनरशिप गोल्स से संबंधित जो है कुछ बातें लिखी गई है। तो ये सभी गोल्स जो हैं SDG गोल्स, इन पे भी डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग ज़रूर से कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहला प्रश्न है नीले हरे शैवाल से रिलेटेड। जो ब्लू ग्रीन अलगी है, आपको 2 नाम बताने हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ठीक है। 2 नाम मैंने आपको बताए हैं, ये दोनों ही नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। दूसरा है SDG 13 किससे संबंधित है और SDG 5 किससे संबंधित है, ठीक है। ये दोनों ही SDG आपको बताने हैं। तीसरा आपको बताना है वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, ठीक है। नॉर्मल एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है यहाँ पे। ये सभी प्रश्न जो हैं इनका जो आंसर है वो मैंने लेक्चर के टाइम पे ऑलरेडी आपको दे दिया है। तो यहाँ पे मैं ये सभी बातें पे लेक्चर आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे आपको बस आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। लेक्चर अगर पसंद आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही अगर कोई भी सुझाव आपको देना हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वो वाला टॉपिक जो है वो आप लोगों का कवर करा दिया जाएगा जल्दी ही। तो जो भी आपको समस्याएँ हों वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखिएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। रिविज़न के लिए आप लोग घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ में अगर इन्वायरमेंट से संबंधित कोई भी प्रश्न मिलते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, साथ ही घटना चक्र के क्वेश्चन करने हैं। और जो भी आप लोगों ने अगर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किया तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का कोई पोर्शन होगा तो वो ज़रूर से करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे ये सभी जो है वो मिक्स्ड कॉम्पोजिट करके आपकी तैयारी करवाते हैं। यहाँ पे नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, बट प्रश्न करना जो होता है वो ज़रूरी होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। थैंक यू, धन्यवाद।